हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुनते अपने पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 147 भाग। अभिलाष ने प्राची का पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दे दिया, जो कि प्राची की मौजूदा हालात को देखते हुए 24 घंटे के अंदर ही बनकर आ गया था। फिर वहां से अभिलाष से प्राची को इंडिया भेजने के बजाय अपने साथ जिनेवा लेकर आया, क्योंकि इटली का काम खत्म हो चुका था तो उसे जिनेवा में रिपोर्टिंग करनी थी और यह आरुष को भी जिनेवा लेकर जाना था, जहां से आगे की कार्रवाई इंटरनेशनल कोर्ट में होती। इस बीच प्राची ने एक बार इंडिया अपने घर पर कॉल किया। उसकी माँ तो प्राची की जिंदा होने की खबर सुनकर ही बहुत खुश थी, खुशी में रो रही थी, वरना जब से अभिलाष का कॉल आया था और प्राची के बारे में पता चला, उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने प्राची को इंडिया आने के लिए कहा, लेकिन उनकी बातों से उनकी मजबूरी साफ झलक रही थी, क्योंकि सामने ही भाई भाभी उन्हें आंखें दिखलाते हुए इनकार में सर हिला रहे थे। तुम्हारे पास इंडिया में इतनी संपत्ति है, तुम वहीं पर आकर रहो बेटा। वैसे भी अब प्रदेश में क्या काम, तुम यहाँ आ जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। पर वह संपत्ति मेरी नहीं है मम्मी। पर तुम्हारे नाम तो है ना, आखिर अब कौन सा ठिकाना बचा है, तुम्हारे पापा तो रहे नहीं। कुछ शब्दों ने साफ जाहिर कर दिया था कि प्राची इंडिया सुरक्षित आ जाइए वह चाहती थी, पर अपने पास बुलाना नहीं। खैर, जिंदगी की इतनी कड़वी सच्चाई झेल चुकी थी कि इस सच्चाई को स्वीकारते वक्त नहीं लगा। तुम चिंता मत करो मम्मी, अगर मेरे पास ठिकाना हुआ तो मैं तुम्हें बेआसारा नहीं छोड़ूंगी, प्राची ने अपनी माँ से कहा। पर फिलहाल में तो यह अभिलाष के आश्रित थी। जिनेवा पहुंचने के बाद आरुष को इंटरनेशनल होम के हवाले कर दिया गया। 24 घंटे उसे इंटरनेशनल होम में रहने थे और प्राची के लिए यह 24 घंटे 24 वर्ष के बराबर थे, जबकि अभिलाष अपने ऑफिस के काम को निपटाते हुए उसको भी देख रहा था। उसने आरुष को अडॉप्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में अपील डाल दी थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। अभिलाष, आज आरुष घर आ जाएगा ना? ऑफिस के लिए अभिलाष को तैयार होते देखकर प्राची उसके सामने आई। अरे यार! अभिलाष ने तेजी से अपनी शर्ट उठाई। सॉरी, प्राची दरवाजे से बाहर निकलने लगी। अरे नहीं नहीं, रुको, क्या पूछ रही थी तुम? अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए अभिलाष उसके सामने आया। बस पूछ रही थी कि आज आरुष आ जाएगा ना? हाँ, अभिलाष ने धीरे से सर हिलाया। प्राची ने उसके लिए नाश्ता निकालकर डाइनिंग टेबल पर रखा था। बीच में अगर कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आई तो आरुष की अडॉप्शन मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं डायरेक्ट कोर्ट से अपील की है। मैं अभी कोर्ट ही जा रहा हूँ, चाहे तो तुम भी साथ चल सकती हो, अभिलाष ने प्राची को ऑफर किया। तो फिर पहले बताना था मुझे, ना मैं भी तैयार हो जाती, प्राची तेजी से बोली और अभिलाष का जवाब सुने बिना तैयार होने चली गई। अभिलाष ने मुस्कुराते हुए अफसोस में सर हिलाया। इधर अभिनव जी को जब अभिलाष से बात किए हुए 1 हफ्ता बीत गया था और कोई फोन नहीं आया, तो उन्होंने घर में इस बात को छेड़ा। वह जानते थे कि प्रणव बात अभिलाष से होती है, तो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर पलक से पूछा, अभिलाष से कोई बात हुई थी क्या तुम्हारी? कब तक आने के लिए उसने कहा है? पता नहीं पापा, मैंने भाई को कॉल किया था, पर उन्होंने उठाया ही नहीं। वही रिंगटोन आ रही थी कि आपका नंबर सेव कर लिया गया है, पहली फुर्सत में बात होगी, कॉल करने के लिए धन्यवाद, पलक ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। एक तो ये फोन नहीं उठाता और ऊपर से ऐसा डायलर टोन लगाकर रखा है कि सुन के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, अभिमान बोला। वह अभी भी अभिलाष के नंबर पर ट्राई कर रहा था और यही डायलर टोन बज रही थी। उसने अपना फोन स्पीकर पर करके पूरे घर को सुना दिया। पता नहीं ये लड़का क्या करता रहता है। मानती हूं कि दिन में ऑफिस में होता है, पर कम से कम रात को जब घर आता है तो उसी वक्त हमें फोन कर लिया करें, सुप्रिया जी बोली। ट्रेन में कंडक्टरी करते हैं आपके लाडले, और ट्रेन के लिए क्या सुबह क्या शाम क्या रात, वह तो बस चलते ही जाती है, अभिनव जी ने हंसते हुए कहा। पर स्टेशन पर रुकती तो है, कम से कम किसी स्टॉपेज पर ही रुक कर लिया करें, सुप्रिया जी ने चिढ़ते हुए अभिनव जी की बात का जवाब दिया। अरे मम्मी, वहाँ कॉल यहाँ का टाइम अलग होता है, रात में जब वह फ्री होता है तो उस वक्त तुम भी गहरी नींद में सो रही होती हो, अभिमान ने अभिलाष की साइड ली। तो क्या हुआ, हमें कौन सा सुबह उठकर उसकी तरह चोरों को पकड़ने जाना है, हम तो एवरी टाइम अवेलेबल हैं, सुप्रिया जी बोली। इसीलिए तो मैडम अपनी कदर नहीं है, अभिनव जी सर हिलाते हुए बेहद अफसोस के साथ बोले। वैसे कुछ बताया क्या उसने कि कब तक आने वाला है,
सुप्रिया जी ने अभिनव जी की तरफ देखा। उन्हें आशा थी कि अभिलाष से उनकी बात फिर दोबारा हुई होगी। सारी रामायण हो गई, पर सीता जी किसकी बेटी थी, इसका पता ही नहीं चला। हाय कमान, अगर मुझे पता होता कि आपका लाडला कब आने वाला है तो फिर मैं बच्चों से क्यों पूछता। अभिनव जी ने इनकार में सर हिला दिया। मुझे पता है नानी माँ, मैं बताऊं? मुस्कान ने पूछा। सब उसकी तरफ मुड़ गए। क्यों, तुम्हारी बात हुई थी क्या उससे? सुप्रिया जी ने हैरान होते हुए अपनी नन्ही सी मुस्कान की तरफ देखा और उसके चेहरे की चमक देखकर अपने आप को उससे प्यार करने से नहीं रोक सकी। नहीं, पापा की बात हुई थी। पापा ने मुझे बताया है, छोटे मामा मामी और भाई को लेकर आएंगे। सबकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, मुस्कान ने एक लाइन में बता दिया। क्या? मुस्कान की बात सुनकर सारा घर एक साथ चौंक उठा था। पर मुस्कान को उन लोगों के इस रिएक्शन के क्या फर्क पड़ने वाला था? उसे क्या पता था कि उसने कितना बड़ा बम डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया है, जिसकी गूंज ने सबके कान बहरे कर दिए हैं। इस लाइन को सुनने के बाद सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी सुना है वह सही सुना है या फिर कान बजे हैं। पर वह तो आराम से अपना नाश्ता कर रही थी। क्या बोल रही हो तुम? आजकल तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत उल्टी सीधी बातें बताने लगे हैं। चुप करके नाश्ता फिनिश करो और स्कूल के लिए रेडी हो। सबसे पहले पलक ने मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान ने चम्मच छोड़कर पलक की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ देख कम घूर ज्यादा रही थी। छोटी सी बच्ची डर गई। मुस्कान ने अपना छोटा सा सर डाइनिंग टेबल के नीचे छुपा लिया। समझ नहीं आया कि मम्मी क्यों गुस्सा हो गई। अरे बच्चे पर क्यों बिगड़ रही हो? उसने तो वही बताया जो उसने सुना है। अभिनव जी बीच बचाव पर उतरे। नानू, मुंह बनाते हुए मुस्कान ने अभिनव जी की तरफ देखा। कोई तो था जो उसका केस लड़ सकता था। अरे मेरा बच्चा! वह अपनी जगह से उठे और मुस्कान को उसकी चेयर पर से उठाकर अपनी गोद में लिया और वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गए, जबकि मुस्कान कुछ नाराज और उदास नजरों के साथ पलक की तरफ देख रही थी। फिर उसने अभिनव जी के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दीं। पर इन सब के बीच में एक एटीट्यूड से भरी हुई विजेता वाली स्माइल पलक की तरफ पास करना नहीं भूली थी कि जब घर का मुखिया मेरे साथ है तो और किसी की परवाह मुझे नहीं है। जरा देखो तो इस बीते भर की छोकरी को, ज्यादा अकड़ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पापा हैं। उसकी नजरों का इशारा समझकर पलक बोली। नहीं, ये मेरे नानू जी हैं। मुस्कान ने तुरंत जवाब दिया। अभिनव जी ने पलक को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया, पर सुप्रिया जी वहीं डाइनिंग टेबल पर चुपचाप इस कदर बैठ गई थी जैसे कुछ सोच रही हो। क्या हुआ मम्मी, तुम इसकी बात को लेकर सोचने लग गई क्या? ये तो बच्ची है, जो मन में आए सो बोलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई से एक बार इस मैटर पर बात की थी। उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। सुप्रिया जी को परेशान देखकर पलक ने समझाया। कोई लड़की है क्या? पर थी। सुप्रिया जी बोलते हुए गड़बड़ा रही थी। अभिमान और पलक ने उनकी तरफ देखा। पहले मुस्कान को स्कूल के लिए भेज लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात होगी। अभिनव जी ने मुस्कान को नाश्ता करवाते हुए कुछ कड़े शब्दों में कहा। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए थे। हाँ, वरना फिर यह दादी अम्मा कुछ न कुछ इधर उधर करेगी। पलक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए मुस्कान की तरफ देखा। मैं दादी अम्मा नहीं हूं, मुस्कान बोली। नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, ममा को कुछ बोलना नहीं आता। अभिनव जी ने पलक को झूठ गुस्से से देखते हुए मुस्कान को अपनी गोद में और प्यार से संभाला। अब तो मुस्कान की छोटी सी गर्दन और अकड़ गई। पलक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, वह पापा मेरे ही हैं। मुस्कान का नाश्ता फिनिश हो गया था। ड्राइवर उसे लेकर स्कूल चला गया। अब सब घर वाले अभिनव जी और सुप्रिया जी की तरफ देख रहे थे। अभिनव जी ने प्रणब को भी यहीं पर बुला लिया था और पहले की जितनी बात हुई थी सारी बात अपने बच्चों से बता दी। बोलते हुए उनके चेहरे पर बहुत अफसोस था। इसमें आपकी क्या गलती है पापा? अभिमान ने पूछा। मेरी गलती नहीं है बेटा। पर अभिनव जी बोले, वही तो, गलती तो उसके पापा की है, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी इतनी छोटी सी लड़की की शादी कर दी। और भाई को भी समझना चाहिए, उस वक्त तो वह छोटा था। पलक बात की गंभीरता नहीं समझ रही थी। लेकिन अब वह छोटा नहीं है, प्रणव ने कहा। यानी कि वह लड़की फिर से भाई की लाइफ में है। पर कैसे? उसकी तो शादी हो चुकी है, वो उसे कैसे अपने साथ लेकर आ सकता है? पलक ने पूछा। अरे वह उसे अपने साथ लेकर नहीं आया, मतलब कि लेकर आया है।
पलक की घूरती हुई नजरों से प्रणव गड़बड़ा गया था। आराम से बताओ बेटा, सुप्रिया जी ने कहा। जी मम्मी जी। धीरे धीरे हिम्मत करते हुए प्रणव ने अभिलाष का इटली अपने एक के मिशन के लिए जाना। वहां प्राची का मिलना और उसके साथ हुई सारी बातें इन लोगों को बता दी। सारी बात सुनकर पूरे परिवार का हैरत और सदमे से खुल गया था। इस दुनिया में केवल परीक्षित ही नहीं, मोहित भी पाए जाते हैं। पर मुस्कान ने ऐसा क्यों कहा कि छोटे मामा, मामी और भाई के साथ आने वाले हैं? अभिमान की सुई वहीं पर अटकी हुई थी, क्योंकि अभिलाष उन लोगों को लेकर आने वाला है। प्रणव ने बताया, इसका मतलब है कि वह लड़की और उसका बच्चा अभी भी अभिलाष के साथ है? अभियान ने पूछा। प्रणव ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। एक ही बात को घुमा फिराकर दो तरह से पूछने का कारण प्रणव को समझ में नहीं आया था, पर तुरंत पलक के सवाल ने उसे सारे मतलब समझा दिए। पर क्यों, वह उसे उसके घर क्यों नहीं भेज रहा? पलक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। अरे यार, घर कैसे भेज देगा? जब घर पर कोई उसे रखने वाला होगा तब ना। अब वैसे उन्हें भी सड़क पर छोड़कर तो नहीं आ जाएगा ना, प्रदेश में। पलक की बात सुनकर प्रणव ने तेजी से कहा। बात तुम्हारी सही है। अभिनव जी सोच में पड़ गए थे। क्या हुआ पापा? आप क्या सोच रहे हैं? प्रणव ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, प्राची के बारे में सोच रहा हूं। प्राची के पिता मेरी एम्प्लॉई थे। अभिलाष में जब प्राची के बारे में बताया था, तभी मैंने इस लड़की के बारे में पता किया था। उसके पापा एक अच्छे इंसान थे। बात जब यहीं पर खत्म हो गई थी, तो भगवान की दया से मैंने उनसे कुछ भी इस मैटर पर बात नहीं की थी। उन्होंने प्राची के बाद अपनी दो बेटियों की शादी के कार्ड भी मुझे दिए थे, पर हर एक एम्प्लॉय के घर जाना कहाँ हो पता है, अभिनव जी बोल रहे थे। लेकिन जब उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, तो उनके अंतिम संस्कार के दिन मैं गया था, क्योंकि अभी वह जॉब में ही थे। करीब 7-8 महीने की जब उनकी बाकी थी, वहां पर मैंने उनके घर परिवार वालों की बात सुनी थी। प्राची का केवल नाम मैंने सुना है, उसे कभी देखा नहीं। मैंने सोचा कि मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी। ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब पलक घर छोड़कर जा चुकी थी। अभिनव जी ने प्रणव की तरफ देखते हुए कहा। प्रणव ने धीरे से सिर हिला दिया। दिल के अंदर एक मलाल था कि मेरे एक गलत फैसले ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पर वहां जाकर पता चला कि प्राची के साथ भी इससे कुछ अलग नहीं है। उसके पिता की डेथ भी इसी कारण से हुई थी, क्योंकि उसी दिन उनकी एक गर्मा गर्म बहस अपने दामाद यानी कि मोहित से हुई थी, अभिनव जी ने बताया। प्रणव परेशान होकर उनकी तरफ देख रहा था। पलक और अभियान का भी हाल इससे अलग नहीं था, जबकि शुक्रिया जी गंभीर सोच में थीं। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं सोचूंगी क्या? अब तो जो करना है सो अभिलाष को ही करना है। देखते हैं वह क्या फैसला लेता है। अब किसी के मैटर में कुछ भी बोलकर ना मुझे अपना बुढ़ापा खराब करना है और ना ही पाप का भागी बनना है। जिसकी जिंदगी है वह अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, अच्छी या खराब, जैसी भी हो। हमने तो अपनी जी ली, आप बुढ़ापे में यह सब सरदर्द हमें नहीं रखना। सुप्रिया जी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा। आप बूढ़ी हो गई हैं? उनकी बात सुनकर पलक और अभियान ने आंखें फाड़ते हुए उनकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या, रिटायरमेंट की उम्र तो पहुंची गई है। और रही बात तुम लोगों के फैसले की, तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफी होता है, और हम तो पहले ही एक बार ठोकर खा चुके हैं। बस तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुप्रिया जी की जगह इस बार अभिनव जी बोले। पलक और अभिमान जहां अभिनव जी की बात समझ रहे थे, वहीं अभिलाष के लिए प्रणव बड़ा खुश हुआ था। इधर प्राची अभिलाष के साथ कोर्ट जा रही थी। वैसे आज कोर्ट में क्या होगा? अब फिलहाल दोनों आरुष को लेने के लिए कोर्ट जा रहे थे, तो गाड़ी में प्राची ने पूछा, क्या बच्चों के लीगल अडॉप्शन के पेपर बनेंगे और वहां पर बच्चों को एक नया नाम और साथ में अपना नाम देना होगा? अभिलाष ने बताया। मतलब उसका पहला वाला नाम नहीं रहेगा? प्राची ने अभिलाष की तरफ देखा। पिछले नाम के साथ उसकी पिछली जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर उसके साथ तुम अपने साथ रखोगी तो आज नहीं तो कल कुछ भेद हैं जो खुल ही जाएंगे, अभिलाष ने कहा। लेकिन हम आरुष से कब तक सच छुपाएंगे? आज नहीं तो कल उसे पता चलेगा ना? प्राची ने पूछा। सच तो तुम खुद से बता देना, लेकिन सच बताने के लिए तुम्हें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। इतना छोटा बच्चा तुम्हारा सच नहीं समझ पाएगा, और अगर 4-5 साल की उम्र में बताया तो तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पाएगा। 9-10 साल की उम्र में वह सच उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा बन जाएगा।
अब तुम आगे सोचो कि तुम्हें कब कैसे उसे बताना है, और तब तक के लिए तो इसे सच को छुपाकर ही रखना होगा। गाड़ी चलाते हुए अभिलाष ने कहा। प्राची उसकी बात को गहराई से सोचने लगी। नाम बदलने के पीछे तुम यह मत सोचना कि मुझे उसका नाम पसंद नहीं है या फिर और कोई बात है जिसके कारण मैं उसे नाम बदलने के लिए कह रहा हूँ। नाम बदलने के पीछे एक और कारण है। तुम यहाँ से लेकर उसे इंडिया ही जाओगी, वह इंडिया तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको क्या लगता है, उसकी दादी या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा? अगर मन को कभी उन्होंने आधी अधूरी जानकारी देखकर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तब फिर तुम क्या करोगी? नया नाम, नई पहचान, उसकी नई जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अभिलाष ने अच्छे से अपनी बात समझाई। हाँ, प्राची ने धीरे से सिर हिलाया। अब क्या? लेकिन वह अभी भी सोच में डूबी हुई थी। अब क्या सोचने लगी? अभिलाष ने पूछा। अपने बच्चे के लिए नया नाम, प्राची ने जवाब दिया।